नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं काव्य शास्त्र का पार्ट 5 लेके आई हूँ। पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। काव्य शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि का स्वरूप है। ध्वनि सिद्धांत के जन्मदाता आनंदवर्धन है और उन्हें ध्वनि के क्या स्वरूप पता है। जहाँ शब्द अपने अर्थ को त्याग कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है वहाँ ध्वनि होती है। बी, जहाँ शब्द में अपना ही कोई व्यंग हो। सी, जहाँ शब्द के अनेक अर्थ हों। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा। जहाँ शब्द अपने अर्थ को त्याग कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है वहाँ ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। ए लक्षणा, बी अभिधा, सी व्यंजना और डी तात्पर्य। इसमें बी विकल्प सही होगा, अभिधा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभत्स रस का उद्दीपन होगा मांस का सड़ना। बी बालक की चेष्टाएं, सी शेर की भयंकर चेष्टाएं, डी नगाड़ा बजना। इसमें ए विकल्प सही होगा, मांस का सड़ना विभत्स रस का उद्दीपन होगा। अगला क्वेश्चन, गिग्गी बन जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा। ए वीर रस का, बी भयानक रस का, सी रौद्र रस का और डी हास्य रस का। इसमें बी विकल्प सही होगा, भयानक रस का अनुभव होगा गिग्गी बन जाना। भामह ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है। ए 35, बी 40, सी 38 और डी 36। इसमें सी विकल्प सही होगा, 38 संख्या निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। ए 5, बी 4, सी 20 और डी 21। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। वो 4 अलंकार यमक, दीपक, रूपक और उपमा हैं। नाट्यशास्त्र में 4 अलंकार, 10 गुण और 10 दोष और 8 रस का प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक अलंकारों का उल्लेख किया गया है। ए चंद्रालोक, बी साहित्य दर्पण, सी कुवलयानंद और डी रस गंगाधर। इसमें सी विकल्प सही होगा, सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग कुवलयानंद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में सबसे कम अलंकारों का उल्लेख किया गया है। ए नाट्यशास्त्र, बी अग्निपुराण, सी काव्यालंकार और डी काव्य अनुशासन। इसमें विकल्प सही होगा, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के द्वारा रचना नाट्यशास्त्र में केवल 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आचार्य ने सर्वप्रथम एक विशेष सिद्धांत के अनुसार अलंकारों का विभाजन किया। ए भामह, बी रुद्रट, सी रुयक और डी यक्षक। इसमें बी विकल्प सही होगा, रुद्रट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ए चित्र, बी आक्षेप, सी सार और डी विनोक्ति। इसमें ए विकल्प सही होगा, चित्र। किसने रीति को काव्यात्मा माना है। ए कुंतक, बी वामन, सी भामह और डी क्षेमेंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, वामन। वामन रीतिवादी आचार्य हैं। वामन ने रीति को काव्यात्मा माना है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं। ए 3, बी 6, सी 4 और डी 2। इसमें ए विकल्प सही होगा, 3 प्रकार की रीतियां प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है। आवंती, बी लाटी, सी आवंती और लाटी, डी में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, रुद्रट ने नई रीति लाटी को माना है। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति जितम कहलाते हैं। ए कुंतक, बी भामह, सी दंडी और डी मम्मट। इसमें ए विकल्प सही होगा, कुंतक। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक कहलाते हैं। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति की सही व्याख्या होगी टेढ़ी बात कहना,
बी उस उक्ति वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन के में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। सी जहाँ कथन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाए। डी विचित्रता और विदुषता से भरा हुआ कथन। इसमें बी विकल्प सही होगा। वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा संप्रदाय है जो रस संप्रदाय की टक्कर में टिका हुआ है। ए वक्रोक्ति, बी ध्वनि, सी अलंकार और डी रीति। इसमें बी विकल्प सही होगा। ध्वनि संप्रदाय। रस संप्रदाय की टक्कर में आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय टिका हुआ है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ए रस ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी वस्तु ध्वनि और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा। रस ध्वनि। अगला क्वेश्चन, कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया। ए वामन, बी भरत, सी भामह और डी राजशेखर। इसमें डी विकल्प सही होगा। राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं। ए 27, बी 29, सी 30 और डी 35। इसमें विकल्प सही होगा। 27 प्रकार के औचित्य बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहां कौन सा अलंकार होता है। ए यमक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। यहाँ बी विकल्प सही होगा। श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों, चिपका हुआ श्लेष अलंकार। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा। केशवदास, बी देव, सी भिखारीदास और डी पद्माकर। इसमें विकल्प सही होगा। केशवदास। रीतिकालीन कवि केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ए विकल्प सही होगा। केशव। अगला क्वेश्चन देखिए, वह में अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि। ए उनमें बुद्धि और ज्ञान का अभाव था। बी उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। सी उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा सिद्ध किया है। डी वह अपने संप्रदाय को स्पष्ट व्याख्या करने में असमर्थ रहे। वह में अलंकारवादी आचार्य हैं और इसमें बी विकल्प सही होगा। उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा यमक अलंकार से संबंधित है। एक शब्द के अनेक अर्थों, श्लेष अलंकार होगा। बी जहां एक जैसे अनेक शब्दों के अलग अलग अर्थ हो। इसमें बी विकल्प ही सही होगा। यमक अलंकार की परिभाषा एक शब्द एक जैसे अनेक शब्दों के अलग अलग अर्थ हों। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर संपूर्णानंद और डी जयशंकर प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपार है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ है गया सफर है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए विप्सा, बी वक्रोक्ति, सी चित्र और डी उपमा। इसमें बी विकल्प सही होगा। वक्रोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिये मुख सुंदर चंद्र समाना में साधारण धर्म का निर्धारण कीजिए। ए सुंदर, बी समाना, मुख और डी चंद्र। इसमें ए विकल्प सही होगा। साधारण धर्म सुंदर होगा। इसमें ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार होगा। था सौपन या भ्रांति भ्रम, माया की हाय छल था,
या दृश्यमान मेरा वह अल्प पुण्य फल था। ए भ्रांतिमान अलंकार, बी संदेह अलंकार, सी उल्लेख और डी दृष्टांत। इसमें बी विकल्प सही होगा, संदेह अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण छांटिए। मेरे प्रिय को मेघ मानकर सीखी नाचते थे आकर, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। डी कांप रही थी देह लता उसकी रह रहकर, टपक रहे थे आंसू कपोलों पर बह बहकर। इसमें भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। इसमें ए विकल्प सही होगा, मेरे प्रिय को मेघ मानकर सीखी नाचते थे आकर। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति हो जाती है, जैसे मेघ, मेरे प्रिय को मेघ मानकर सीखी मोर आकर नाचते थे पति को मेघ मानकर, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूब रहा राधा द्रुम में है ब्रज कहाँ गए हरि आज, इस उदाहरण में अलंकार निर्धारण कीजिए। अतिशोक्ति अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, समासोक्ति और अन्योक्ति। इसमें बी विकल्प सही होगा, अत्युक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। बी, जहाँ प्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि उसमें अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। सी, जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। डी, प्रतिवस्तुवालंकार में उपमेय या उपमान की दो अलग अलग वाक्यों में एकार्थवाची हो, दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म की तुलना की जाती हो। इसमें सी विकल्प असत्य कथन है। जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार नहीं, विभावना अलंकार होता है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी में कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति, विभावना, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास। इसमें ए विकल्प सही होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा, जहाँ साधन रहते भी काम नहीं होता, ए अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही अलंकार के उदाहरण का चयन कीजिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार। बिल्कुल सही उदाहरण है, क्योंकि बिना पैर के चला जा रहा है और बिना कानों के सुना जा रहा है। जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ए विकल्प ही सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दृष्टांत अलंकार की सही परिभाषा होगी। कोई साधारण बात कहकर ज्यों जैसे इत्यादि वाचक शब्दों द्वारा किसी विशेष बात को से समता दिखाना। बी, उपमेय और अपमान वाले वाक्यों का साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, उनमें कोई समतावाचक शब्द नहीं होता। इसमें बी विकल्प ही सही है। दृष्टांत अलंकार की यही परिभाषा है। दृष्टांत अलंकार के कवि रहीमदास सिद्धस्थ कवि हैं दृष्टांत अलंकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? श्रुत्वानुप्रास, लटानुप्रास, अंतनुप्रास और व्यत्यनुप्रास। इसमें भी विकल्प सही होगा, लटानुप्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, उस अलंकार को क्या कहते हैं जिसमें दो परस्पर भिन्न वाक्यों में भाव साम्यक कारण एकता का आरोप किया जाता है? निदर्शन अलंकार, प्रतीक, व्याजोक्ति, ओकावली। इसमें ये विकल्प सही होगा, निदर्शन अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, रुदन का असना हितोगान में अलंकार निर्धारण कीजिए। विभावना, विरोधाभास, असंगति और दीपक। इसमें भी विकल्प सही होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, किस आचार्य ने
रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रसमत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी है। इसमें भरत मुनि, बी विश्वनाथ, सी धनंजय और डी मम्मट। इसमें बी विकल्प सही होगा। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। केशव ने रसमत को स्वीकार नहीं किया। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। बी भरत मुनि ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया था। ये बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र रस पर आधारित रचना है। और असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल वही विषय फैंटेसी कहला सकता है जो सभी प्रकार की मिथ्या बातों से भरा हो। बी जिसमें सभी घटनाएं वास्तविक परंतु अलौकिक हो। सी जिससे कवि ने शुद्ध काल्पनिक रूप में बनाया और माना हो तथा उसे बुद्धिमान पाठक भी शुद्ध काल्पनिक मानते हों। डी जिसमें ऐसी अवस्था का वर्णन हो जो रहस्यमयी तो हो किंतु साधारण मनोविज्ञान के अनुसार सिद्ध हो सकती हो। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैंटेसी का सामान्य अर्थ है कल्पना, मिथ्या कल्पना, स्वच्छंदता और उन्माद। इसमें भी विकल्प सही होगा। फैंटेसी का अर्थ है मिथ्या कल्पना। अगला क्वेश्चन देखिए, फैंटेसी मिथ्या कल्पना के संबंध में बी विकल्प सही होगा। मिथ्या कल्पना। अगला क्वेश्चन देखिए, फैंटेसी मिथ्या कल्पना के संबंध में असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। ए चलचित्रों में फैंटेसी ने एक नया और अत्यंत सफल क्षेत्र प्रस्तुत किया है। बी शुद्ध विनोद के क्षेत्र में फैंटेसी सबसे अधिक मनोरंजक है। सी इसमें भौतिक विज्ञान के सब नियम बंधन टूट जाते हैं। डी मिथ्या तथ्यों से भरी हुई करती ही फैंटेसी कहला सकती है। इसमें डी विकल्प असत्य कथन। डी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य में कल्पना तत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य प्रतीत होता है। ए कल्पना पूर्व अनुभूतियों पर आधारित होती है। सही है। कल्पना पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये भी सही है। सी कल्पना का कार्य अतीत अनुभव को काव्य में नए रूप में प्रस्तुत करना है। कल्पना का संबंध बिंब विधान से नहीं है। इसमें डी विकल्प असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, किसने कल्पना को नैतिक शक्ति माना है। वर्ड्सवर्थ ने, शेली ने, कार्लिज, ब्लेक। इसमें बी विकल्प सही होगा। पीवी शेली ने कल्पना को नैतिक शक्ति माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य की आत्मा के रूप में बी विकल्प सही होगा। शेली। काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की। एस टी कार्लिज, टी एस एलियट, शेली और ड्राइडन। इसमें विकल्प सही होगा एस डी कार्लिज। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं। ए कार्लिज, बी इलियट, सी प्लेटो, डी अरस्तु। इसमें विकल्प सही होगा। कार्लिज ने माने हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है बिंब, प्रतीक, फैंटेसी, अन्योक्ति। इसमें बी विकल्प सही होगा। प्रतीक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिंब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्राय बिंब रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। सही है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है जो कल्पना निर्मित और भाव गर्भित होता है। ये भी सही है। बिंब किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करता है। ये भी सही है। और डी कल्पना निर्मित होने के कारण बिंब हमारी चक्षु इंद्रियों को तृप्त करने में असमर्थ रहता है। इसमें डी विकल्प ही असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सफल बिंब निर्माण के लिए पहली शर्त है कवि का बिंब के विषय में पूर्ण जानकारी रखना। बी कवि को वर्ण वस्तु का तदाकार हो जाना। सी साहित्यिक शब्दों का ज्ञान होना। डी कवि को रस और अलंकारों का पूर्ण ज्ञान होना।
इसमें बी विकल्प सही होगा, कवि और वर्ण वस्तु का तदाकार हो जाना, बी विकल्प सही होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने अपने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बताना कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद।